नमस्कार बच्चों, आज 12 मार्च वर्ष 2021 10वीं कक्षा साइंस 1 का 8वां पाठ धातु विज्ञान, इसके स्वाध्याय की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। कुछ डाउट पूछा गया था कि स्टूडेंट ने पूछा हुआ था स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर को लेकर के, तो इसके जो स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अपने नोटबुक में अच्छे से लिखिए। स्वाध्याय में सबसे पहला क्वेश्चन है, सोडियम और पारे का जो सम्मिश्र है उसका नाम लिखना है। तो सोडियम और पारे के सम्मिश्र का नाम सोडियम अमलगम कहते हैं। देखिए यहीं पर ऊपर दिया गया है, ये लाइन देखिए, सम्मिश्र में एक धातु पारा हो तो उसे पारद सम्मिश्र यानी कि अमलगम कहते हैं। उदाहरण, सोडियम के साथ जिंक है तो सोडियम के साथ पारा है तो सोडियम अमालगम कहेंगे। जिंक के साथ पारा है तो जिंक अमालगम कहेंगे, इत्यादि। तो ऐसे ही रजत पारद सम्मिश्र किसे कहेंगे? सिल्वर, चांदी के साथ अगर पारा है तो वो रजत पारद सम्मिश्र हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका पहले का उत्तर आ जाएगा सोडियम अमलगम। ये सोडियम अमलगम आपको लिखना है क्योंकि सोडियम के साथ यहाँ पूछा है पारे का मिश्रण। दूसरा है एल्युमिनियम के समान अयस्क का अणुसूत्र। तो एल्युमिनियम का जो सामान्य अयस्क है उसे बॉक्साइट कहते हैं और इसका जो सूत्र है वो है Al2O3। हाँ, इसको आप देख लीजिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो बॉक्साइट लिखना है आपको। एल्युमिनियम के समान अयस्क का नाम बॉक्साइट है और इसका अणु सूत्र Al2O3 NH2O, ये उसका अणु सूत्र है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि अयस्क का चूर्ण बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला साधन। तो इस साधन का नाम है बॉल मिल। इस साधन का नाम क्या है? बॉल मिल है, बॉल मिल। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि विद्युत सुचालक आधातु कौन सी है? तो विद्युत सुचालक आधातु ग्रेफाइट है। कैमरे में देखिए नाम दिख रहा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आधातु है फिर भी विद्युत के सुचालक है। फिर अगला क्वेश्चन, राज धातुओं को पिघलाने वाला अभिकारक। तो राज धातुओं को पिघलाने वाले अभिकारक का नाम अम्लराज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 ख़त्म होता है। फिर शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2। पदार्थों व गुणधर्मों की जोड़ियाँ बनानी है। एक तरफ पदार्थ दिए गए हैं, दूसरी तरफ गुणधर्म दिए हैं, तो हमें यहाँ पर जोड़ियाँ मिलानी है। तो पहला देखो, पोटेशियम ब्रोमाइड है। पोटेशियम ब्रोमाइड पानी में घुलनशील होता है, तो इसका जो जोड़ी मिलाओ क्या आएगा? पानी में घुलनशील, Kbr का आएगा दूसरा नंबर पानी में घुलनशील। सोना में उच्च तन्यता होती है, बहुत तनता है, इसीलिए इसके गहने वगैरह बन पाते हैं, तो सोना का आएगा चौथा नंबर उच्च तन्यता। गंधक एक बहुत ज्वलनशील अधातु है, तो गंधक का ज्वलनशील में आ जाएगा। नियॉन एक निष्क्रिय गैसीय तत्व है, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, तो नियॉन का आ जाएगा तीसरा नंबर, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता। आते हैं तीसरे प्रश्न पर। नीचे दी गई धातुएं और अयस्कों की जोड़ियां बनानी है। तो बॉक्साइट का तो अभी हमने ऊपर देखा, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का हो जाएगा नंबर 2 एल्युमिनियम। फिर दूसरा है कैसिट्राइट। कैसिट्राइट ये टिन के लिए है, टिन का ये अयस्क है। कैसिट्राइट ये टिन का अयस्क कहलाता है, तो कैसिट्राइट का हो जाएगा टिन। ऐसे ही सिनाबार जो है वो पारा का अयस्क है, तो सिनाबार का हो जाएगा पहला नंबर पारा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, परिभाषा लिखो।
तो धातु विज्ञान पहली परिभाषा आपको मिल जाएगी पेज नंबर 99 में। पेज नंबर 99 में आते हैं, पेज नंबर 99 में परिभाषा आपको मिलेगी 100, और ये पेज नंबर 99 में धातु विज्ञान की परिभाषा यहाँ पे आप देखिए ये दिया है। धातु विज्ञान धातु का उसके खनिज से निष्कर्षण करना और उपयोग के लिए शुद्धिकरण करना, इससे संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी को धातु विज्ञान कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ इसी में पूछा है कि अयस्क किसे कहते हैं। तो ये पेज नंबर 100 में सबसे ऊपर की लाइन ही देखो आपको मिल जाएगी कि जिन खनिजों से आसानी से और लाभदायक पद्धति से धातु प्राप्त की जाती है उन्हें अयस्क कहते हैं। तीसरी परिभाषा खनिज किसे कहते हैं पूछा गया है। तो ये पेज नंबर 99 में सबसे नीचे की लाइन देखिए, धातुओं के वे यौगिक जो अशुद्धियों के साथ प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। इसके बाद है अगली परिभाषा कि मृदा अशुद्धि किसे कहते हैं। तो ये पेज नंबर 100 में ही ऊपर की 3 लाइन है कि अयस्कों में धातु के यौगिक के साथ साथ मिट्टी, रेत, चट्टानी पदार्थ ऐसे अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को मृदा अशुद्धि कहते हैं। तो पेज नंबर 100 में ऊपर की 3 लाइन में मृदा अशुद्धि की परिभाषा आपको मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है, वैज्ञानिक कारण पूछा गया है आगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। 5वां प्रश्न, वैज्ञानिक कारण लिखिए। 5वें का अ देखिए, पूछा गया है कि हरी परत जमे हुए तांबे के बर्तन साफ करने के लिए नींबू या इमली का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए ये जो तांबा है, ये तांबा का सल्फाइड, तांबे के बर्तन में तांबे का सल्फाइड जमा हो जाता है जो कि हरे रंग का होता है। और ये तांबे का जो सल्फाइड है ये इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो जबकि नींबू या इमली ये अम्लीय होता है। तो अम्ल हमेशा क्षार के साथ क्रिया करता है और वे दोनों का प्रभाव खत्म हो जाता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया होती है अम्ल और क्षार में। तो नींबू और इमली की प्रकृति ये अम्लीय होती है और दूसरा जो तांबे के सल्फाइड हैं वे क्षारीय होते हैं। तो नींबू या इमली से साफ़ करने पर जो तांबे का सल्फाइड है वह नष्ट हो जाता है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है और बर्तन साफ़ हो जाता है। इसीलिए हरी परत जमे हुए तांबे के बर्तन को साफ़ करने के लिए नींबू या इमली का उपयोग किया जाता है। और सॉरी, इसमें थोड़ा सा सुधार करिएगा। तांबे के बर्तन के पृष्ठभाग जो होते हैं वो आर्द्र हवा यानी कि नम हवा के कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं और कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं जो कि हरे रंग की परत होती है। इसकी वजह से क्या होता है, तांबे की चमक मलिन हो जाती है। अब ये जो कॉपर कार्बोनेट है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जबकि नींबू या इमली जो है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। तो ये अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और अम्ल और क्षार ये दोनों का प्रभाव नष्ट होकर के लवण और पानी का निर्माण होता है। तो इसलिए कॉपर कार्बोनेट जब भी नींबू या इमली से साफ़ करते हैं तांबे के बर्तन को, तो कॉपर कार्बोनेट का जो क्षारीय प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है, जिसके कारण तांबे का बर्तन अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। इसलिए तांबे की में जो हरी परत लगी है उसे नींबू या इमली से साफ़ किया जाता है। अगला वैज्ञानिक कारण है, सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्रवणांक उच्च होते हैं। तो इसका कारण क्या है कि जो आयनिक यौगिक हैं वो धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं। इन धन आयन और ऋण आयन में तीव्र आकर्षण बल होता है, इसलिए इन्हें पिघलाने के लिए अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसीलिए जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके द्रवणांक उच्च होते हैं। तीसरा वैज्ञानिक कारण पूछा है कि सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। तो सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है
इसको हवा में खुला रखने पर ये हवा की ऑक्सीजन अथवा हवा के जलवाष्प के साथ क्रिया करता है और तेज़ी से इसका क्षरण होता है और ये सोडियम नष्ट हो जाता है। इसलिए सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए तेल में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि सोडियम का जो घनत्व है वो मिट्टी के तेल के घनत्व से अधिक होता है। इसलिए सोडियम मिट्टी के तेल में डूब जाता है और मिट्टी के तेल में सोडियम का हवा की ऑक्सीजन या जलवाष्प से भी संपर्क नहीं हो पाता और सोडियम ये मिट्टी के तेल से क्रिया भी नहीं करता है। इसलिए सोडियम मिट्टी के तेल में सुरक्षित बना रहता है। इसीलिए सोडियम को क्षरण से बचाने के लिए, सोडियम की सुरक्षा के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। फिर आते हैं कि फेन उत्प्लावन में पाइन तेल का उपयोग किया जाता है, ऐसा क्यों है? इसका उत्तर यहाँ पर पेज नंबर 101 में आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 101 में, कि फ्लेन उत्प्लावन पद्धति में अयस्क में दो तरह के कण होते हैं, एक जल स्नेही और दूसरा जल विरोधी। तो धातु के जो सल्फाइड होते हैं वे जल विरोधी गुणधर्म होते हैं, यानी जल से दूर भागते हैं, जल से चिपकते नहीं हैं, जबकि ये तेल स्नेही होते हैं। इसलिए ये जो धातु के सल्फाइड हैं ये तेल से भीग जाते हैं और जो मृदा अशुद्धियाँ हैं वो जल स्नेही होती हैं, तेल स्नेही नहीं होती, तो इसलिए वो जल से भीग जाती हैं। अब होता क्या है कि इसमें जो है पाइन का तेल इसलिए डाला जाता है क्योंकि पाइन का जो तेल है वह उसमें उसकी वजह से झाग का निर्माण हो सकता है। तो फ्लेन उत्प्लावन पद्धति में उच्च दाब के साथ हवा का झोंके से पानी को घुमाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि हवा के कारण बुलबुले बनते हैं। तो मथने के कारण तेल, पानी और हवा के बुलबुले ये मिल करके झाग बनता है। तो झाग जब बनता है तो ये जो सल्फाइड के कण हैं ये इस झाग के साथ ऊपर आते हैं और झाग के साथ ही इसको अलग कर लिया जाता है ऑक्साइड को। तो इसका फिर से बता दे रहा हूँ कि पाइन का जो तेल है ये जब हवा के संपर्क में जब आता है तो इससे झाग बनता है और जो सल्फाइड के अयस्क होते हैं वे तेल में भीगे हुए होते हैं। तो जब झाग बनता है तो ये सल्फाइड के अयस्क उस झाग के साथ ऊपर आते हैं और इस तरह से सल्फाइड के अयस्क को अलग करना आसान हो जाता है। तो इस वजह से फेन उत्प्लावन पद्धति में पाइन के तेल का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले वैज्ञानिक कारण की तरफ कि एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में समय समय पर धनाग्र बदलने की आवश्यकता होती है, ऐसा क्यों होता है? देखो, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन होते समय धनाग्र पर देखिए ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ऑक्सीजन गैस का निर्माण होने की वजह से जो धनाग्र पर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये जो धनाग्र पर इलेक्ट्रोड होते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, जिसके कारण इनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने की वजह से इनका क्षरण होता है और क्षरण होता है तो बार बार ख़राब हो जाता है और इसीलिए धनाग्र को बार बार बदलना पड़ता है। वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी है कि जो मुक्त हुई ऑक्सीजन की कार्बन से अभिक्रिया होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन होते समय धनाग्र का ऑक्सीकरण होता है, अतः समय समय पर उसे बदल दिया जाता है। तो ये वैज्ञानिक कारण है। तो इस वीडियो में 5 प्रश्न की चर्चा मैं किया हूँ। ये 5 प्रश्न आप इसको अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए, याद करिए। यदि कोई बात ना समझ में आई हो तो आप मुझसे संपर्क करिए। अगले वीडियो में बचे हुए जो प्रश्न हैं उसके उत्तरों की चर्चा मैं करूँगा। धन्यवाद।